हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सब कैसे हो? आप सब मौज में होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब ने अपना अपना इस जो आंसर की से मिलान कर लिया होगा कि आप सबके कितने कितने मार्क्स आए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो मार्कशीट थी, जो आंसर की थी, वो क्या है, आपके सामने आ चुकी है। तो अपन रेलवे ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस के स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। साइंस के 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, और पेपर में प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो व्याख्या सहित अपन हल करते हैं। तो आप सभी दोस्तों को निवेदन है कि आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और रोज क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता क्या होती है? रेजिस्टिविटी किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे कि विद्युत धारा इधर बह रही है, तो प्रतिरोधकता ये होती है, इसका क्या करे, विरोध करे। प्रतिरोधकता क्या होती है? इसका क्या करे, विरोध करे। बहने वाली धारा होती है, इसका क्या करती है, विरोध करती है। ये प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता पदार्थ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, पदार्थ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है ना? पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ओनली फॉर तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? कैलोरी ऊर्जा की एक ऊर्जा की इकाई है, वाट सेकंड ये भी ऊर्जा की है, जूल भी ऊर्जा की, लेकिन विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, जो मतलब उद्योग धंधों में खपत होती है, तो इसको किस में मापा जाता है? किलोवाट घंटे में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? किलोवाट घंटे में मापा जाता है। और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है दोस्तों? 1000 वाट होता है। ठीक है ना? और 1 किलोवाट आवर बराबर 3600 वाट होता है। ठीक है, जबकि जूल क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई है। जूल क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई। जूल ऊर्जा की क्या है? कौन सी इकाई है? एसआई इकाई है। और कैलोरी क्या है? ऊष्मा की इकाई है। कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा की है। कैलोरी किसकी है दोस्तों? कैलोरी किसकी है? ऊष्मा की। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। ठीक है ना? और जूल किसकी है? ऊर्जा की एसआई इकाई है। और वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट आवर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गार्ड सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, यानी कि रक्षक कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? गार्ड जो रक्षा करती है, गार्ड क्या करती है? रक्षा करती है। तो रक्षक कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रक्षक कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इनको वाष्पोत्सर्जन जब होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जो ये शामिल होते हैं, तो ये रंध्र को खोलने और बंद करने, जो पत्तियों में जो छिद्र होता है, वाष्पोत्सर्जन की समय पे जो छिद्र होता है, इन रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? छिद्रों को खोलने, रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। ठीक है ना? बंद करने का काम करते हैं। तो रंध्रों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन रंध्रों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है ना? ये क्या करते हैं? रंध्रों का नियंत्रण करते हैं। जो रक्षक कोशिकाएं होती है वो रंध्रों का नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो भैया क्या है? दर्पण है। कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। ठीक है ना? उत्तल दर्पण है। तो इसका क्या फोकस दूरी ये है, और वस्तु ये है। तो यू क्या रहता है? माइनस रहता है। फोकस दूरी क्या रहती है दोस्तों? पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव रहती है। पूछ रहा क्या है? प्रतिबिंब पूछ रहा है। किसका मान? वी का मान। एफ का मान दे रखा है, यू का मान दे रखा है, वी का मान ये पूछ रहा है। तो भैया इसके अंदर तो क्या कर दो, सीधा सीधा क्या लगा दो? फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला? दर्पण का फॉर्मूला। 1/F बराबर 1/V+1/U। ये क्या है? अपना दर्पण का फॉर्मूला है। बराबर 1/2 क्या है? एफ का मान, क्योंकि फोकस दूरी कितनी है? ये
ये दो दे रखी है 2, ये फोकस दूरी कितनी दे रखी है 2, और यू का मान कितना दे रखा है, वस्तु कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 3, वस्तु यहाँ रखी है तो 3 दे रखी है वस्तु, और v का मान ज्ञात करना है बराबर, वस्तु क्या रहती है माइनस में रहती है, तो 1/u v प्लस 1/-1/3, -1/3, तो इस -1/3 को इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, तो देखिए 1/2 बराबर 1/v -1/3, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/3 बराबर कितना हो गया 1/v, तो यहाँ से कितना आ गया 6, 3 और 2 5, कितना आ गया 5/6, कितना है 1/v, 1/v बराबर 5/6, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5, 6/5, तो v का मान कितना आ गया 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ठीक है दोस्तों। कहाँ बनेगा ये, कैसा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है दोस्तों, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, यह तो है भैया, सोडा एसिड अग्निशामकों में तो CO2 वगैरह होता है, तो ये तो होता नहीं है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के अभिकर्मक के रूप में, उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में, केक बेकिंग सेकने के लिए, केक बेकिंग सेकने के लिए, सोडा अग्निशामक में भी होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, CaOCl2, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर का होता है, लेकिन केक बेकिंग सोडा सेकने के लिए किसका होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है। ओनली फॉर 4 नंबर में नहीं होता, बाकी तीनों में होता है। पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है ना, पानी को साफ करने में होता है, सोडा एसिड अग्निशामक में होता है, और रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी होता है, बेकिंग सोडे सेकने के लिए नहीं होता है। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस से बढ़ाती है, वह कौन सी है, कंडोम का यूज करते, कंडोम का यूज करोगे तो जाएगा ही नहीं शुक्राणु। कॉपर का उपयोग, तो यही इसका राइट आंसर है, कॉपर लगाई जाती है, उसके कारण क्या है, शुक्राणुओं का फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है कि पहला तत्व 8वें तत्व के क्या होगा, समान होगा, पहला तत्व कौन से तत्व के, 8वें तत्व के समान होगा, और सारे गामा पादानी, फिर वापिस से सारे गामा पादानी, तो इससे क्या है, हाइड्रोजन लिथियम क्लोरीन कोबाल्ट निकेल और Br ब्रोमियम, ये एक में रखे गए हैं। फिर यहाँ से क्या, हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, लिथियम नहीं है। फिर यहाँ से क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, इन सबको क्या है एक में रखा गया, तो लिथियम सोडियम है, तो यही अपना आंसर है। फिर ये इधर है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और स्ट्रांसियम। फिर इधर आता है बोरोन, एल्युमिनियम, क्रिप्टोन, यट्रम, सीरियम एंड लैंथेनियम। फिर आगे आता है कार्बन, सिलिकॉन, टेलियम, आयोडीन और जर्मेनियम। फिर इसके आगे आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज और आर्सेनिक, मैग्नीज और आर्सेनिक। फिर एक और आता है अंतिम ऑक्सीजन, सल्फर, लोहा और Se, सीरियम। तो ये क्या है, ये 8 क्या है, न्यूलैंड्स के पूरी क्या है, ये टेबल अष्टक नियम है, ठीक है, न्यूलैंड्स के टेबल क्या है, ये अष्टक नियम है, और इसमें लिथियम और सोडियम के एक साथ है, ठीक है ना। सोडियम मैग्नीशियम है क्या, नहीं, बेरियम मैग्नीशियम है। हाइड्रोजन और थाइमिन है क्या, हाइड्रोजन के साथ थाइमिन नहीं है। कैल्शियम और क्लोरीन है क्या, कैल्शियम के साथ क्लोरीन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, पहला ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है, लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है।
किसमें नहीं होता? तितली में, गोरैया में, शलभ में। ये तो भैया लिंग के आधार पे हो जाती है, लेकिन घोंघा कोई लिंग का निर्धारण नहीं होता। घोंघा क्या है? घोंघा कोई स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? क्या निर्धारण करोगे आप इसका? तो ये तो समुद्र के भी उसमें पाया जाता है। अब एक प्रकाश की किरण दो माध्यम को पृथक करने वाले एक इंटरसेप्ट पर उसके अभिलंब के अनुदिश, भैया उसके, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है ना, ये अभिलंब है। इस अभिलंब के अनुदिश आ रही है तो इस अभिलंब के अनुदिश ही वापस चल जाएगी तो 0 डिग्री हो जाएगा। अभिलंब के अनुदिश जो आने वाली आपतित जो किरण होती है, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 0 डिग्री का होगा। क्योंकि आई भी 0 होगा तो साइन आई बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो साइन आर बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। किण्वन एक क्या है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ये क्या है? एक अवायवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? ये अवायवीय, बिना वायु के अवायवीय प्रक्रिया है। अवायवीय प्रक्रिया है यानी कि बिना वायु की प्रक्रिया है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुव्य अम्ल का निर्माण होता है। ग्लाइकोसिस जो श्वसन का पहला चरण है उसमें ग्लूकोज के विखंडन से किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोसिस जो श्वसन होता है उसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब जब इसका विखंडन होता है, जब इसका क्या होता है? विखंडन होता है, तो किसका निर्माण होता है? पायरुविक एसिड का ही निर्माण होता है। ठीक है, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। बिल्कुल, ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। और किसमें टूटता है? ग्लाइकोसिस को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ग्लाइकोसिस को ग्लूकोज में तोड़ता है और ग्लूकोज से विघटन निर्माण होकर पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो इसमें गलत क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक गलत हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड का विघटन नहीं करता है। ठीक है, इसमें दे रखा करता है लेकिन ये वास्तविक में नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि समूह 16 में निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण पाए जाते हैं? तो भैया ऑक्सीजन तो ये गैस के रूप में होती है, बाकी तो सबसे कम तो जो गैस के रूप में होती है उसी में तो पाया जाएगा अधात्विक गुण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने में सक्षमता रखती है? यकृत कोशिका एक निश्चित कोशिका होती है। यकृत का तो आकार एक निश्चित है, वो निश्चित है। यकृत का आकार एक निश्चित है तो ये नियत होती है। ठीक है ना। आरबीसी द्विपटल आकार की होती है। आरबीसी कैसी होती है? ये भी एक निश्चित द्विपटल आकार की होती है। ये भी कैसी होती है? द्विपटल आकार की होती है। ठीक है, और मस्तिष्क कोशिकाएं क्या करती है? न्यूरॉन्स और अन्य मस्तिष्क कोशिकाओं को जटिल बनाती है। जबकि डब्ल्यूबीसी अपने आकार को क्या करती है? बदल लेती है। डब्ल्यूबीसी अपने आकार को क्या करती है? बदलती है। ठीक है, अपने आकार को डब्ल्यूबीसी क्या करती है दोस्तों? बदलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम अमोनिया का विलयन मिलाते हैं, यदि हम अमोनिया का विलयन इनमें से किस में मिलाए कि सफेद अवक्षेप मिल जाए? सफेद अवक्षेप मिल जाए तो देखिए, जैसे कि AlCl3, इसमें अमोनिया का विलयन मिलाया जाता है क्या? NH4OH, ये विलयन यदि मिलाया जाता है तो क्या बनाता है? एल्युमिनियम OH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। ये क्या दे दिया? अवक्षेप दे दिया। ये कैसा अवक्षेप दे दिया? ये सफेद अवक्षेप दे दिया NH4Cl। NH4Cl कैसा अवक्षेप दे दिया दोस्तों? ये सफेद अवक्षेप दे दिया। तो AlCl3 के विलयन को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सफेद अवक्षेप देता है। जबकि बेरियम नाइट्रेट विलयन के साथ में कोई अभिक्रिया मिलाई जाएगी तो ये सफेद अवक्षेप नहीं देता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के साथ एक लवण है, ये क्या है? एक लवण है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड करके, कोई अवक्षेप नहीं देता है। ये अवक्षेप नहीं देता है क्योंकि जल में अत्यधिक घुलनशील है। ये भी जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल में क्या है? बेरियम नाइट्रेट क्या है? जल में क्या है दोस्तों? घुलनशील है। और ये जल में क्या है? अत्यधिक घुलनशील है। ये अत्यधिक घुलनशील है। ठीक है ना। तो मैग्नीशियम भी देता है, लेकिन मैग्नीशियम से ज्यादा क्या? एल्युमिनियम क्रियाशील होता है, तो इसलिए एल्युमिनियम यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस आएगी। ठीक है ना। MgNO3 से भी मिलता है। MgNO3 भी क्या देता है? MgNO3 भी क्या देता है? एक सफेद अवक्षेप देता है। कैसे देता है? MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NH4OH। ठीक है ना, इससे मिलता क्या? MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मिल जाएगा। और इसके साथ में क्या मिलेगा? 2NH4NH3।
2NH4NO3, 2NH4NO3 ये क्या है, एक सफेद अवक्षेप है। लेकिन मैग्नीशियम से ज्यादा क्रियाशील क्या है, एल्युमिनियम है, तो इसलिए एल्युमिनियम इज राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कि कुछ समय बाद जलने लगता है। तो दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? एक बात बताइए, जैसे कि गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब ये कैसा दर्पण है कि जब यहाँ पे कागज रखा हुआ है, ये कागज रखा हुआ है, तो सब जाएगी, यहाँ से जाएगी, सब जाएगी, आएगी और यहाँ से गुजरेगी तो इसका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ये क्या होगा, जलने लगेगा। तो ये क्या हुआ, लाया एक जगह किया, आया एक जगह किया, तो ये अभिसारित कर रहा है। ये क्या कर रहा है दोस्तों, एक तो अभिसारित कर रहा है, क्या कर रहा है, एक तो ये अभिसारित कर रहा है, यानी कि एक जगह कर रहा है, 5 जगह से आ रही है उनको एक जगह ला रहा है किरणों को, सूर्य की किरणों को, तो ये क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यह एक क्या है, अभिसारी दर्पण है। तीसरे नंबर का सही है। यह एक अवतल गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण दे ही रखा है तो गोलीय दर्पण है ही अवतल है, ठीक है ना। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, नहीं 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 नहीं, फोकस दूरी उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। किसकी होती है, उत्तल की क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे साथियों, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज गलत है, तो पहला और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उनमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम नहीं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम नहीं, मैक्सवेल का कॉकरोच नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसमें अंगूठा सॉरी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो अंगूठा क्या दर्शाता है, चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। किसको, चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा को क्या दर्शाता है, अंगूठा दर्शाता है। तर्जनी क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन दर्शाता है दोस्तों, तर्जनी, ठीक है ना। और मध्यमा क्या दिखाता है, प्रेरित धारा की दिशा, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, मध्यमा क्या दर्शाता है, प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करता है। इस नियम के अनुसार आप दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत आप दिखा सकते हैं। लंबवत लिया ना, लंबवत, तो लंबवत किसके दिखाएंगे, दाएं बाएं हाथ का, दाएं हाथ का, किसका, दाएं हाथ का जो नियम है इसके द्वारा दिखाया जाया था। अंगूठा क्या, चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया ज्ञात कीजिए। तो संतुलित अभिक्रिया तो ज्ञात कर लो, दो यहाँ पे बेरियम के हैं, यहाँ पे दो बेरियम के हैं, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 4 थी 12 ऑक्सीजन है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं हुआ। अब यहाँ से 4 थी 12 ऑक्सीजन है, 4 थी 12 ऑक्सीजन है, 3 बेरियम है, 3 बेरियम है, सल्फर के कितने हैं, 3, सल्फर के कितने हैं, यहाँ पे भी 3, क्लोरीन के कितने हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, एल्यूमिनियम के 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। और ये इसको क्यों करते हैं, द्रव्यमान का इनका संरक्षण करने के लिए इनको क्या किया जाता है, मतलब संतुलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है एक दूसरे के समांतर। देखिए ये चुंबक है, ये एन और ये एस, ये चुंबक है, तो ये तो समांतर तो है ही, समांतर तो है ही, लेकिन ये कभी एक दूसरे को क्या काटेगी नहीं, ये वर्त भी बना रही है, सेकेंडरी वर्त भी बना रही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है, ए और बी इसका सही है। क्या, समांतर भी हो सकती है, सेकेंडरी वर्त भी बना सकती है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव वक्र में वक्राणु के नलिका नुमा भाग, जो अपने जो वक्राणु होता है, नेफ्रॉन होता है, उसका नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन उसको बाहर निकालने के लिए इनमें से किन पदार्थों का
चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, वसा और जो प्रोटीन है, क्या वसा और जो प्रोटीन है, ये तो क्या है, सबसे हल्के होते हैं। सबसे क्या होते हैं ये दोनों, सबसे हल्के। क्या होते हैं प्यारे साथियों, ये सबसे हल्के होते हैं, तो इसलिए इनका कोई फिल्ट्रेशन किया नहीं जा सकता। इनका फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, तो इसके अंदर फिल्ट्रेशन में क्या आता है, ग्लूकोज आ गया, जल आ गया, लवण आ गया और एमिनोमल आ गया, क्योंकि यहाँ भी प्रोटीन है ये भी कैंसिल, यहाँ भी प्रोटीन है ये भी कैंसिल, यहाँ वसा है तो ये कैंसिल। तो इसलिए जिसमें प्रोटीन और वसा नहीं है वो इसका राइट आंसर है। क्यों है ऐसा, क्योंकि क्योंकि मूत्र के साथ बाहर निकलने के लिए जो अवशोषित किया जाता है, तो वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो ये तो सबसे हल्के होते हैं, प्रोटीन और वसा। तो वसा और प्रोटीन तो क्या होता है, सबसे हल्के होते हैं, तो ऐसे ही निकल जाएंगे, फिल्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनोमल के लिए फिल्ट्रेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया ए और बी के स्थान पर क्रम से क्या आएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है AgNO3 प्लस के बी आर, इससे क्या बन गया, Ag से Br बन गया, AgBr प्लस के NO3 तो ऑप्शन नंबर यही आ जाएगा, जिसमें NO3 हो और ये किसके साथ हो जाता हो, पोटेशियम के साथ जाता हो, तो KNO3 और KBr, AgNO3, AgBr और KNO3। ठीक है ना दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये बन गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। गहरे समुद्र में पानी का रंग किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में आपने धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम देखा होगा। सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, सबसे ऊपर पोटेशियम, दूसरे नंबर पे सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, फिर है जिंक, फिर लोहा, लोहे के बाद में क्या है, सीसा, लेड, पीबी, फिर क्या है हाइड्रोजन, फिर क्या है दोस्तों हाइड्रोजन, फिर क्या है कॉपर, फिर क्या है चांदी, फिर क्या है सोना, एयू ओरम। सोना सबसे नीचे, पोटेशियम सबसे ऊपर। तो क्या आ गया यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम, फिर क्या है कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं है, जिंक, सोना, चांदी, तांबा, ये सब नीचे। तांबा, चांदी सबसे नीचे, चांदी से ऊपर, चांदी से ऊपर क्या आएगा, चांदी से ऊपर क्या आएगा दोस्तों, कॉपर आएगा। चांदी से ऊपर कॉपर आएगा ना, तो भैया चांदी से ऊपर कॉपर है, मरकरी भी है। पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और चांदी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आज के लिए तो प्यारे दोस्तों इतना ही। तो मेरे प्यारे भाइयों सभी से निवेदन है कि आप सभी का क्या ये सेट नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो सभी दोस्त इस क्लास को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी दोस्तों के पास में इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके, लाइक करके कि हाँ हम आपको क्लास हम कैसी दे रहे हैं और हम आपके लिए क्या और व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी को धन्यवाद। सभी दोस्तों को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, सभी को राम राम।